हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएससी क्लास 10th का फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 8 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज वो करेंगे। राइट, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसका जो ये पीडीएफ है आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले हम चार्ज से शुरू करते हैं। अब द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एक बॉडी है उसके ऊपर कितना चार्ज है वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में, तो नेगेटिवली चार्ज होगा। राइट, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। अगर उसके पास डेफिसिट है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। राइट, दैट इज क्यू जो चार्ज है, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, देखो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कूलम्स में इतना होता है। राइट, हमें पता है कूलम होता है ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज। राइट, तो वन कूलम कितना होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, दैट इज इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड हमने लगाया है। राइट, समझ गए ना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो वन कूलम कितने, इसको उधर ले जाओगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऐसा बन जाएगा। राइट, अब देखो करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकंड। एक सेकंड में एक जगह से कितना करंट फ्लो हो जाता है, चार्ज फ्लो हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो क्या है, चार्ज अपॉन टी हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो। राइट, आई होता है करंट, टी है आपका टाइम। ठीक है, तो ऐसे यूनिट इसका क्या होता है, एम्पियर, करंट का। One ampere is defined as the current which flows in a conductor when 1 coulomb charge passes in 1 second through its cross section। ठीक है, वन देखो सारा कुछ अगर 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं तो एम्पियर ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, करंट का। राइट, तो उस हिसाब से फिर चार्ज को और टाइम को ऐसे यूनिट्स में रखेंगे। तो वहां से ये देखो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, और इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया डिफाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो 1 एम्पियर का अगर डेफिनेशन आया तो ऐसे लिख सकते हो आप। स्मॉलर यूनिट्स क्या होती हैं करंट की, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। राइट, इन मेटल्स द मूविंग चार्जेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द करंट, whereas in electrolytes and ionized cases both positively charged anions and cations। ठीक है, लेकिन जो तो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, उनके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो अगर उनके ऊपर जो करंट फ्लो होगा ना, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसकी वजह से फ्लो होगा। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर रहे होते चार्ज को, सॉरी करंट को। वहाँ पे क्या होता है, आपके एनायंस और कैटायंस फ्लो करते हैं। ठीक है, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिवली चार्ज जो एनायंस और कैटायंस होते हैं वो करते हैं। राइट, देखो तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, चार्ज इक्वल टू एन ई होता है, तो उस हिसाब से एन ई को पुट कर दो, तो आई इक्वल टू एन ई ओवर टी हो जाएगा। देयरफॉर 1 एम्पियर करंट flows through a conductor। If 1 ampere current flows through a conductor, it implies that इतना इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक कूलम इतने इलेक्ट्रॉन से कॉन्स्टिट्यूट होता है, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, फ्लो करते हैं एक कंडक्टर में 1 सेकंड में उसके क्रॉस सेक्शन। राइट, देखो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट का स्केलर है मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। राइट, by stating the direction of current we mean that the direction of electrons is opposite to it। ठीक है, वैसे करंट स्केलर क्वांटिटी है, उसका खुद का डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं भी जो करंट इधर मूव कर रहा है, अगर हम बोल रहे हैं इसके डायरेक्शन इधर है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं भी करंट उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। राइट, अगर करंट देखो, अगर सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे करंट इधर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं ना, तो उनका हम साइन कन्वेंशन फिर उल्टा ले लेते हैं। राइट, अब हम आ चुके हैं पोटेंशियल पे। अभी देखो पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है अमाउंट ऑफ वर्क जो हमें करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज पे उसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, एक पॉइंट का, देखो अगर ये पॉइंट की बात करूं मैं, ये पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, तो मैं बोलूंगा अच्छा अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल ढूंढना है, मैं करूंगा एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आऊंगा यहाँ तक, और मुझे ये ऐसा करने में कितना वर्क लगा उसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, potential at a point is defined as the amount of work done on a positive unit charge and bringing it from infinity to that point। राइट, देखो तो एक हिसाब से ये
वर्क की तरह ही होगा ना पोटेंशियल, है ना। तो इसको भी हम बोल सकते हैं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क स्केलर होता है। देखो, द पोटेंशियल इज पॉजिटिव एट अ पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसके आसपास जो भी पॉइंट्स हैं वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। क्यों? अगर हम पॉजिटिव, देखो पोटेंशियल क्या था, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से वो पॉइंट तक लेके आने के लिए। अभी अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं अगर ये वाले चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आऊंगा, तो मुझे पॉजिटिव वर्क ही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो मुझे ऐसे जोर लगा के यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, राइट। ये देखो, in the vicinity of positive charge, since the work has to be done on the positive test charge against the repulsive force due to the positive charge and bringing it from infinity, right. While it is negative at a point in the vicinity of a negative charge, since the work is done on the next test charge by the attractive force, अगर पॉजिटिव की जगह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, तो अगर मैं यहाँ से लेकर आता इन्फिनिटी से, तो वर्क डन नेगेटिव होना था, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो अट्रैक्शन की वजह से खुद ही आ रहा है। तो ये होगा पोटेंशियल का। और पोटेंशियल की अभी देखो, बुक के हिसाब से डेफिनेशन ये है, वही बात है जो ऊपर लिखी है, लेकिन आपकी बुक ने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया। मेरे हिसाब से ऊपर वाली थोड़ी सी ज्यादा इजी है। आप वो लिखोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, ये लिखोगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, राइट। देखो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि आप यूनिट चार्ज को ही लेकर आओ, ये बोल रहे हैं यूनिट चार्ज को लाने को छोड़ो, ऐसे करो, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आओ, और उसके ऊपर जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, है ना, जो भी जैसे आपका टोटल वर्क हुआ, आप क्यू चार्ज को लेकर आए इन्फिनिटी से यहाँ तक, उसके ऊपर वर्क हुआ डब्ल्यू, तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क हुआ, ऐसा, है ना। तो वही बोल रहे हैं, तो वो पोटेंशियल हो जाएगा, तो ये देखो, if W joule of work is done in bringing the charge Q coulomb from the infinity to that point P, then the electric potential V at a point P is given as ऐसा, राइट। ऐसे यूनिट क्या होते हैं पोटेंशियल का, वोल्ट, सॉरी वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना, W अपॉन Q, that is potential at a point is said to be 1 volt when 1 joule of work is said to be, यहाँ पे डबल डबल हो गया, देखो, is said to, ये सारा कट कर दो, राइट। तो यहाँ सीधा अगर बोले, देखो, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो अगर पॉइंट्स है आपको इसका, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आपको दोनों का पोटेंशियल पता है, एक ये पॉइंट है, ये एक ये पॉइंट है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, आपको इसका पोटेंशियल पता है, ये क्या है वीपी, ये क्या है वी क्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट्स, बस। ये देखो, अगर इसको पढ़ के देखें तो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर। वही जब आप उनको माइनस करोगे तो वही बात होगी ना, सोच के देखो। पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन्फिनिटी से पी तक आए। क्यू पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन्फिनिटी से क्यू तक आए। तो अगर इन दोनों का माइनस करोगे तो ये क्या था, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू क्यू अपॉन ऐसे आ जाएगा, वीपी माइनस वी क्यू, आपका ऐसा कुछ बन के आएगा अपॉन क्यू, अगर एक ही क्यू चार्ज को लेकर। तो ये तो हमने डेफिनेशन लिख दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव, ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर, ठीक है। लाइक पोटेंशियल इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि माइनस ही कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर, एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, उसके यूज से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट हम कब बोलेंगे, जब 1 जूल ऑफ वर्क हमें करना पड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज को, राइट। इफ वर्क डन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल। फिर हम रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
आपका कंडक्टर है, राइट। जैसे मान कर लो आप एक एक वायर है, उसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से ये वाले पॉइंट तक, राइट। तो वहां पे वो करंट सीधा ऐसे फ्रीली मूव नहीं हो जाता, राइट। उसको अंदर थोड़ी बहुत ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़ता है, यहाँ से वहां तक जाने के लिए थोड़ा बहुत चीजों को फेस करना पड़ता है, राइट, जो उसको वहां तक नहीं जाना देने चाहती। उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट वाया कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इसका कॉज क्या होता है? देखो, द इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल मूविंग ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर हैज मेनी कोलिजन्स विद द फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। ये देखो आपके ऐसे वायर है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर को जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया यहाँ पे, और इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ। यहाँ पे मान के चलो है +5 वोल्ट, और ठीक है, और यहाँ पे है आपका 3 वोल्ट। अगर ऐसा है तो क्या होगा? 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाह रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाह रहे हैं, तो ये जो आपके वायर है इसके अंदर अभी काफी वैसे इसके एटम्स भी तो है ना, तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज भी तो है, न्यूक्लियस है जो। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी उनमें से जब टकराएंगे उनके साथ तो ये स्लो होते जाएंगे, तो यहाँ पे इनको ऑब्स्ट्रक्शन फेस करनी पड़ रही है, राइट। यही है रेजिस्टेंस। द इलेक्ट्रॉन्स while moving due to applied potential difference across the conductor has many collisions with the fixed positive charges inside the conductor। ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? अगर एक सीधी सी बात में बोलो, ओम्स लॉ है V = IR। ये याद रख लो, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना होता है, ऑलमोस्ट फॉर गारंटेड ही होता है, राइट। मतलब बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा। स्टेट ओम्स लॉ, राइट। तो ये क्या है? V = IR। इसके डिफाइन हम नीचे पढ़ेंगे। अगर इसको आपने ऐसे याद रख लिया तो डिफाइन सीधी आसानी है, यही है वैसे ओम्स लॉ ऊपर वाले। देखो, वेयर V = पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। I है करंट और R है रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? अगर आपके पास ऐसा एक वायर है जिसको हम कंडक्टर बोलेंगे, आपने दोनों के इसके दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया कुछ, ठीक है। तो अभी ये इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, और इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होगा, राइट। तो उसको ऐसे करा है V = IR, राइट। उसको ऐसे मैथमेटिकली लिख दिया। देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided that the physical conditions and the temperature of the conductor remains constant। अगर आपने physical conditions और temperature को constant रखोगे throughout the process, तो जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है ना, जो आपका करंट उसके क्रॉस फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे, करंट और ज्यादा फ्लो होगा, राइट। तो इसका क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो R है ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पता है आपको? जैसे अगर हम कोई चीज लिखते हैं जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसको इक्वल टू करने के लिए ना, इस चीज को इक्वल टू करने के लिए कांस्टेंट आएगा, V = RI आ जाएगा, राइट। RI या K कुछ। और जो ये कांस्टेंट आता है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, राइट। अभी ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम, ठीक है। और ये वोल्ट पॉन एम्पियर बन गया ना, V/I हो गया। यही आपका है R, ये है वोल्ट, नीचे एम्पियर, राइट। अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, ये सारा कुछ ना ये पूछ लेते हैं भी। डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम, राइट। अगर आपको इसका मैथमेटिक्स सबका याद है तो आप सीधा सीधा उसके हिसाब से लिख सकते हो। देखो, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। ठीक है। अभी देखो कंडक्टेंस, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बस इतनी सी बात है। कंडक्टेंस क्या है? इट इज नोटेड बाय द लेटर G, ठीक है। कंडक्टेंस क्या हो गया? 1/रेजिस्टेंस, बस। ऐसा यूनिट इसकी क्या बोलते हैं हम? साइमन। ये क्या है? ओम इनवर्स। देखो आई वी ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। For a metallic conductor, the ratio V upon I is constant for all values of V and I. If the graph is plotted for current I against potential difference V, we get a straight line passing through origin। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ये देखो ना, V = IR है,
ये आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही आ गई अगर देखा जाए तो। अगर v को x एक्सिस लोगे, x इक्वल टू वाई और समथिंग कांस्टेंट, इसको उधर ले जाओ, y इक्वल टू 1/c x, तो ये आपका स्लोप आ गया, राइट। यहाँ पे वही स्लोप है, ये देखो। अगर आपको ग्राफ ऐसे बना के ना पूछ सकते हैं फिर डिस्टेंस निकालो, तो स्लोप निकालना पहले तो आप चेक करना भी आपका v x एक्सिस है या v y एक्सिस है, पहले ऐसे लिखना, फिर ऐसे इक्वेशन लिख देना। अगर यहाँ पे देखो ये x था तो y ये हो गया, तो आपका c है r, तो आपका स्लोप क्या है 1/r इस केस में। अगर v आपका y एक्सिस होता तो आपका स्लोप होना था r, राइट। देखो द स्लोप ऑफ v I v ग्राफ क्या है, द स्लोप ऑफ I v ग्राफ इज डेल्टा I अपॉन डेल्टा v विच इज रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस। वही अभी हमने करा, राइट। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, या ऐसे आप ग्राफ दे के पूछ सकते हैं v रेजिस्टेंस निकालो, राइट। या फिर पूछ सकते हैं इसका स्लोप है जो ग्राफ का वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या है वो कंडक्टेंस को बता रहे हैं, दैट इज 1/रेजिस्टेंस, राइट। विल लिखो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, इट इज ओनली ओबेड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हमने ऊपर डिफाइन में लिखा था ना, ये पूरी डिफाइन थी जो ओम्स लॉ वाली। देखो एट द एंड एक लाइन क्या थी, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वही बात है, ओम्स लॉ आपका तभी ओबे होगा अगर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह रहा है, राइट। तो देखो ओमिक रेजिस्टर्स क्या, ये क्या होते हैं, द रेजिस्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ। जो भी रेजिस्टर होंगे, रेजिस्टर मतलब और कुछ नहीं है, कोई भी वायर वगैरह जो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, राइट, उसको हम रेजिस्टर बोल देते हैं, विच ओबेज ओम्स लॉ। तो वो क्या है, ओमिक रेजिस्टर्स, राइट। देयर आर, दैट इज स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी एंड आई, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। For such resistors, graph plotted for V against I is a straight line, obvious सी बात है। अगर R कांस्टेंट है तो मतलब स्लोप कांस्टेंट है, तो ऐसा आ जाएगा, राइट। एग्जांपल क्या है, सारे मेटेलिक कंडक्टर्स, राइट, सिल्वर कॉपर एक्सेट्रा, डाइसल्फ्यूरिक एसिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारा कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। नॉन ओमिक रेजिस्टर क्या होते हैं, जो ओबे नहीं करती ओम्स लॉ, ठीक है। इनका जो R होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, R दैट इज स्लोप ऑफ V I डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और ऐसे जो रेजिस्टर्स होते हैं उनके लिए जो V अगेंस्ट I होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। एग्जांपल क्या है, एलईडी सोलर सेल फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा बोल सकते हैं ग्राफ बनाओ ओमिक के लिए और नॉन ओमिक के लिए, ओमिक के लिए ऐसे, नॉन ओमिक के लिए ऐसे, ये देखो ये वाला ग्राफ, ये नॉन ओमिक के लिए, राइट। तो ये भी याद रख लेना। देखो नोट क्या है, फॉर द ohmic resistor it is necessary that the straight line on VI graph passes through the origin, but for a non-ohmic resistor it is not necessary that the curve on VI graph must pass through the origin, ठीक है। अगर तो ओमिक है तो वो ऐसे ओरिजिन से पास होना चाहिए, लेकिन अगर नॉन ओमिक है तो यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, इसका कोई चक्कर नहीं है। ओमिक के लिए ओरिजिन से पास होगा ही होगा, और कहीं पे मत बना देना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये क्या रेजिस्टेंस क्या क्या इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो मटेरियल इफेक्ट करेगा ना, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देखो जितनी ज्यादा लेंथ होगा इलेक्ट्रॉन्स को अभी यहाँ से यहाँ तक जाना है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा ही उनको ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा। थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। क्यों, एक तो ऐसा है आपका लेंथ सेम है, मान करो एक तो इतना मोटा वायर है और एक ऐसे पतला वायर है। अभी सारे के सारे जो भी करंट है मान करो इसमें भी 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 एम्पियर है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को साथ साथ में ऐसे जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, राइट, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना होगा। यहाँ पे वो दूर दूर हो के आगे जा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कम फेस करना पड़ेगा उनको, राइट। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर देखा जाए तो ऊपर वाली चीज का हम क्या बना सकते हैं, तो देखो आर स्टैटिक प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो गया, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और रो आपका रेजिस्टिविटी जो कि यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रो इज अ कांस्टेंट विच इज ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस है वो ऊपर वाले सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका रो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रो होगा, रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सबके लिए डिफरेंट होगी, लेकिन वो लेंथ
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन चीजों पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। We can also define specific resistance of a material as the resistance of a wire of that material of unit length and unit cross section, है ना। R क्या है, रो एल ओवर ए। अगर ये भी ये दोनों यूनिट यूनिट है, मतलब वन वन है, तो R इक्वल टू रो हो गया। तो वही बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। इसका यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ओम इनटू मीटर, है ना। इसको इधर ले जाओगे, मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर होता है, मीटर गया माइनस वन। फैक्टर से फैक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है पहली बात तो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हर सब्सटेंस के लिए अलग होगा, ठीक है। मेटल्स के लिए बहुत कम होता है, क्योंकि अगर ये कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। मेटल्स तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स के लिए थोड़ा लो होता है ये, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। ये देखो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे बस। ये देखो नोट क्या है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये अभी मैंने आपको बोला था, ठीक है। इट इज एविडेंट दैट इफ अ गिवन वायर is stretched such that its length gets doubled, then its area of cross section will get half। ये देखो ये वाला ना, आपको क्वेश्चन आ जाता होता है भाई, मान के चलो बोलते हैं आपके पास एक वायर थी जिसकी लेंथ थी L, एरिया था A। अगर बोलते हैं आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, और उसका लेंथ हो गया 2L, ठीक है। और अब वो बोल रहे हैं बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा। आपने ऐसे नहीं करना, आप क्या करोगे, पहले था रेजिस्टेंस रो एल ओवर ए, अब क्या है रेजिस्टेंस रो 2L ओवर ए, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस टू टाइम्स हो गया, नहीं, टू टाइम्स नहीं हुआ, ध्यान दो। आपका कोई भी जो मटेरियल होता है ना, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर आपके पास अभी वायर है, उसका वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ। पहले आपका वॉल्यूम है AL, अभी आपने उसी को पकड़ के ऐसे लंबा कर दिया, तो आपका वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट ही है उसका, लेकिन लेंथ चेंज हुआ है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। सोच के देखो, अगर आपके पास ऐसी मोटी चीज है, उसको आप खींचोगे तो वो पतली हो जाएगी ना ऐसे। वही बात है, पहले ये था वॉल्यूम और ये इक्वल है आपका 2L इंटू ए डैश के, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए डैश कितना आया, ए डैश है आपका A/2। तो भी आपका नया रेजिस्टेंस क्या है, रो 2L अपॉन A/2। तो ये कितना आ गया आपका, R है 4 ρL अपॉन A। तो आपका रेजिस्टेंस होगा 4 टाइम्स, राइट। रेजिस्टेंस आपका 2 टाइम्स नहीं हुआ, रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम्स हो गया। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये इसको ध्यान देना। वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो अगर लेंथ 3 टाइम्स करा 5 टाइम्स करा तो उस हिसाब से आप एरिया निकाल सकते हो, नया एरिया कितना है, राइट। हाँ वही बात है, ऊपर वाला सही, वही चीज लिख रहे। ये देखो, वीक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, जैसे कंडक्टेंस था रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है। ऐसे होता है ये सिंबल इसका, सॉरी, इसका सिंबल होता है ऐसा कुछ, सिग्मा, राइट। चॉइस ऑफ मटेरियल, हम कौन सी हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए एक वायर को सिलेक्ट करने के लिए। देखो, वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन। अगर हम वायर लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो हम क्या चाहेंगे, उसमें करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो रही, हमारा ज्यादा लॉस ना हो करंट का, या फिर पावर का ज्यादा लॉस ना हो। तो हम क्या चाहेंगे, रेजिस्टेंस कम से कम हो, जितना हम करंट दे रहे हैं उतना ही करंट आगे पास हो जाए, राइट। तो ऐसे वायर्स के लिए लो रेजिस्टिविटी जिनकी होती है वो सिलेक्ट करते हैं, मतलब अच्छे जो कंडक्टर होते हैं, राइट। सो एज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी बाय हीटिंग। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो अच्छे कंडक्टर है, ठीक है। अगर हमने रेजिस्टेंस वायर लेनी है, रजिस्टर्स, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा चाहिए होता है भी, हमें रजिस्टर चाहिए जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम इनका यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या चाहिए, जिनका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ऐसे मटेरियल की वायर चाहिए, राइट। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, राइट, ऐसे। और एक होता है फ्यूज वायर, राइट।
फ्यूज वायर जो होता है ये बना होता है लेड एंड टिन के अलॉय से, जो कि सोल्डर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका हमें मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है लो, ठीक है, मतलब जितना हमारी करंट रेटिंग होती है, क्योंकि फ्यूज का काम क्या होता है, भी अगर आपका करंट एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा हो गया तो वो मेल्ट हो जाता है फ्यूज वायर, और आपके कनेक्शंस को ब्रेक कर देता है, सो एज जो आपके अप्लायंसेज है वो डैमेज ना हो, राइट। तो हमें इसका क्या चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो चाहिए, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट एंड थिन फ्यूज वायर इज मोर देन दैट ऑफ द कनेक्टिंग वायर, इट परमिट्स करंट अप टू इट्स सेफ लिमिट। हमें रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों चाहिए, ये बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जल्दी हीट हो जाएगा, राइट, जो क्योंकि अगर ज्यादा करंट आएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी हीट हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसीलिए ये चाहिए। रजिस्टर से थोड़ा बहुत कम होगा रेजिस्टेंस का, लेकिन जो नॉर्मल जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उनसे ज्यादा रहता है, राइट। जो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से, ठीक है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि फिलामेंट आपने देखा होगा अभी वाले बल्ब में नहीं, जो पुराने होते थे ना वो येलो वाले बल्ब जो येलो येलो लाइट देते हैं, उनमें एक अंदर ऐसे वायर सी होती है ना, तो वो ग्लो करती है, उसकी वजह से सारी जगह हमें लाइट दिखती है, ठीक है। तो वो जब ग्लो करती है उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए, नहीं तो वो अगर ब्रेक हो गया तो हमारा बल्ब खराब होगा, राइट। तो हमें वो नहीं चाहिए, ठीक। द हीटिंग एलिमेंट इन अप्लायंसेस सच एज हीटर्स, टोस्टर, ओवन, इसमें क्या होता है, अ निक्रोम वायर इज यूज्ड, एक वायर होती है इसका मटेरियल क्या होता है, निक्रोम, राइट, is used because the specific resistance of nichrome is high, and its resistance increases to a great extent with the increase of temperature, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो अच्छे से हीट प्रोवाइड कर पाए, राइट। देखो अभी क्या अगला टॉपिक क्या है, सुपर कंडक्टर। ये कभी कभी पूछे जा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है मोस्टली, थोड़ी सी डिफाइन है जाए, कोई छोटा सा टॉपिक है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, इज सब्सटेंस ऑफ जीरो जीरो रेजिस्टेंस। देखो आपके बुक में जीरो रेजिस्टेंस बोल दिया, लेकिन ऐसी कोई चीज पॉसिबल होती नहीं है। जीरो का मतलब यहाँ पे है बहुत ही कम रेजिस्टेंस, राइट, और इन्फिनाइट कंडक्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्या है, मरकरी बिलो 4.2 केल्विन, लेड बिलो इतना, और नियोबियम बिलो 9.2 केल्विन। ये ऊपर वाले दो ही याद रख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स जिनका अगर हम बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर कर दें तो वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, उनको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ये क्या होता है अभी, द इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल H2SO4 इन वाटर, हाँ आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया वाटर में, ये अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट हम इसको बोलते हैं, राइट। तो वो डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और SO4 आयंस में, SO फोर टू माइनस आयन में, राइट। जो H प्लस होते हैं हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड, ड्यू टू विच कॉपर इलेक्ट्रोड एक्वायर्स पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। जब ये देखो यहाँ पे, ओहो, ये देखो जो ये कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, ये जो पूरा है ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अंदर वाला जो ये पूरा पानी सा है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या हो गया, H प्लस और SO4 टू माइनस ब्रेक हो चुके हैं। जब ये H प्लस है ये कॉपर के साथ जाके जुड़ जाते हैं, कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को H बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएट है, राइट। और जो SO4 टू माइनस है ये जिंक के पास जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इसको जिंक को दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो अभी हम ऊपर पढ़ते हैं, ऊपर क्या लिखा है, देखो H plus ion takes electron from copper electrode, due to which copper electrode acquires positive potential, right, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, therefore उसको क्या बोलते हैं हम, एनोड। और SO4 जो होते हैं आयंस give electrons to zinc electrodes, due to which it acquires negative potential, therefore called cathode। That is the potential difference called EMF is developed between the electrodes, है ना, क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ का डिफाइन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, इनको टर्मिनल बोल देंगे ना, ये सेल के टर्मिनल है, ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट वर्किंग,
इंपॉर्टेंट है। जब सेल वर्क नहीं कर रहा, जब सेल इज नॉट वर्किंग, ठीक है, जब उसका हम यूज नहीं ला रहे, तभी जो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स के क्रॉस, उसको तब बोलेंगे ईएमएफ। ठीक है, दैट इज व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ये देखो, अगर आप ये याद रखना चाहते हो ना, पॉजिटिव नोड कैसे है, नेगेटिव कैथोड कैसे है, तो आप ये याद रख सकते हो। 2 मिनट, ज्यादा मैस क्रिएट हो गया, 2 मिनट इसको पहले क्लियर करें। तो आप याद रखो, पाओ एनसीआर। पाओ क्या है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ऐसे याद रख सकते हैं, पाओ एनसीआर, ठीक। और देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जब आप टर्मिनल्स के क्रॉस, जब आपका सेल नॉट वर्किंग कंडीशन में है, आप उसको नहीं उसको यूज में ला रहे, तब उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ। सिंबल क्या है ईएमएफ का, अपसाइलन, ऐसे अपसाइलन से डिनोट करा जाता है, ठीक है। इफ W work is done in taking a test charge Q around the complete circuit of the cell, अगर आपने अगर आपको W वर्क लगेगा एक Q चार्ज को कंप्लीट सर्किट, यहाँ से ऊपर लेके जाओगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, पूरे कंप्लीट सर्किट में घुमाने के लिए अगर आपको W अमाउंट वर्क लग रहा है, तो आप साइलेंट को रख सकते हो Q अपॉन W, ठीक है। देन ईएमएफ इज ऑफ द सेल इज Q अपॉन W। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ क्या है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स सबसे पहले तो, फिर इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ईएमएफ इंडिपेंडेंट है, ये देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ इलेक्ट्रोड्स के शेप पे नहीं डिपेंड करेगा, उनके बीच में डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करेगा, और कितना आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया उस पर नहीं डिपेंड करेगा। बस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। अभी आगे हम टर्मिनल वोल्टेज पे। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज वर्किंग, ठीक है। वो क्या था, ईएमएफ क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट वर्किंग। यहाँ पे क्या है, व्हेन इट इज वर्किंग, ठीक है, दैट इज सेल इज इन क्लोज्ड लूप। ये देखो नीचे, ये टर्मिनल्स के क्रॉस अभी वी आ जाएगा, इस कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, सिंबल है इसका वी, ठीक है। अभी इफ W dash work is done in taking a test charge Q around the circuit connected across the terminals of the cell, that is only the outside the cell is not inside the cell, then terminal voltage of the cell is, यहाँ पे ये आना था, ये वाली चीज ऊपर आनी थी। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज W अपॉन सॉरी V अपॉन W डैश ओवर Q, राइट। तो हम ऐसे लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, वहां पे तो हमने पूरे का पूरा सर्किट में घुमा दिया था क्यू चार्ज को, राइट। यहाँ पे हम ऐसे नहीं घुमाएंगे, यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, अंदर नहीं लेके जा रहे, राइट। जो बाहर बाहर वहां तक घुमाने के लिए जो वर्क हुआ है, तो उसको डब्ल्यू डैश बोलेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज आपका डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू, ठीक है। If W work is done in taking a test charge Q around the complete circuit of the cell, that is both outside and inside, then EMF of the cell is, ये ऊपर वाली चीज आ गई, इसको बोलो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग का इशू है, right? ये मैं सही करके एंड में लिंक वाला जो लिंक डालूंगा ना वीडियो पे, वो सही वाला पीडीएफ ही डालूंगा, राइट। देखो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, देखो अभी हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट द V, जो V है वो EMF से कम है। क्यों, क्योंकि जो W पूरा वर्क है पूरा करने के लिए वो ज्यादा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक करने के लिए, राइट। दैट इज एज W माइनस W डैश इज W, है ना, वेयर द वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज Q थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। जो W ये है, ये वही है ना, अगर जो ये वाला वर्क रहेगा वही है, ये जो हम उसमें वर्क लगता था इलेक्ट्रोलाइट में घुमाने के लिए, राइट। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा V है वो EMF से कम है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या बोलेंगे, EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। जो आपका पहले आपका बंद था, जब आपने शुरू करा सेल को, तो वोल्टेज आपका ड्रॉप हो गया। तो वो क्या है, W EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज W माइनस W डैश अपॉन Q, जो क्या है ये, राइट। देखो, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग द टेस्ट चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। देखो, V इज इक्वल टू जीरो व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, एज देन V इक्वल टू अपसाइलन। अगर आप सेल को नहीं यूज में ला रहे,
तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जीरो है, राइट। देखो, वेन एवर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, वी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी आप करंट को सेल से ड्रॉ कर रहे हो तो आपका क्या है, वी है ऑलवेज पॉजिटिव। एंड एज मोर करंट इज ड्रॉन, जैसे जैसे करंट आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो आपका वी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है ये कम होता जाता है, ठीक है। देखो, केस व्हेन वी इज नेगेटिव, वोल्टेज ड्रॉप का एक ही केस है, वैसे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा जब आप करंट को ड्रॉ कर रहे हो। लेकिन एक कंडीशन है, जब आपका वी नेगेटिव हो जाएगा। क्या इसका मतलब क्या है, आपका टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ हो जाएगा। ये कब है, जब आपका सेल चार्ज कर रहे हो, चार्जिंग ऑफ द सेल, क्योंकि तब आप करंट को ड्रॉ नहीं कर रहे, आप करंट को अंदर भेज रहे हो, राइट। एग्जाम्पल क्या है, चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन। ये देखो, अभी ये डिफरेंस आ गया ईएमएफ में और टर्मिनल वोल्टेज में, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये आप डिफरेंस पढ़ लेना, ऊपर वाली सारी चीज का समझ लिया आप अप्रॉक्स। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वर्क क्या हुआ था आपका, यूनिट चार्ज के लिए वी, इसका मतलब क्या है, यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क हुआ यहाँ से यहाँ तक, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, छोटा वी, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। यही तो था इसका डेफिनेशन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आई इसके बीच में जहाँ जो करंट मूव हुआ है, और आर, तो ये वाला आर आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। ये देखो ऐसे, वी है वोल्टेज ड्रॉप, आई है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। For circuit analysis, the internal resistance R of the cell is considered to be connected in series with the cell as shown। ठीक है। जब भी हम ऐसे डायग्राम्स बनाएंगे ना, अभी हम थोड़ा आगे जाके चैप्टर में डायग्राम्स सॉरी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे सर्किट्स के, तो आप जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको हम ऐसे सीरीज में लगाएंगे। सीरीज का मतलब क्या है, आगे भी आएगा। अब देखो, ये रहा ऐसे डायग्राम, सर्किट डायग्राम्स ये रहे। रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी सबके बीच में रिलेशनशिप क्या है, देखा जाए तो ईएमएफ माइनस जो ये था, ये आपका ये था, और ईएमएफ माइनस छोटा भी आपका ये हो जाएगा, राइट। छोटा भी क्या है, ईएमएफ माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू ये, है ना, ये बात है। और ये देखो, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रजिस्टर लगाया है प्लस इंटरनल रजिस्टर, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या है, आर प्लस आर। करंट ड्रॉन क्या होगा, अपसाइलेंट अपॉन आर प्लस आर, है ना, अपसाइलेंट, क्योंकि वही है ना, वी इक्वल टू आई आर, और ये आपका टोटल आर है, और ये आपका टोटल वी है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, तो ये हो गया ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, आई इंटू आर, ठीक है, आई इंटू आर है आपका टर्मिनल वोल्टेज। और ये हमने कैसे निकाला, देखो, अपसाइलेंट अगर है आपका आई इंटू, तो हम ज्यादा मैथ सा क्रिएट हो रहा है, अगर आपका आई है, सॉरी ई है, आई आर प्लस आर, और हमें पता है, ये देखो यहाँ से हमें ये पता है और ये भी पता है ना, तो ई माइनस ये कर दो तो आपका वो वी आ जाएगा, तो वी क्या आ जाएगा आपका, आई आर, ठीक है, ये रहा। और छोटा भी ये है, हमने ऊपर पढ़ा है, राइट, और ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, राइट। तो वही चीज़ है बस, आपने पूरे के पूरे में आपने सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है इसमें, अगर बोला जाए तो उससे आप सारी चीजें निकाल सकते हो। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखना है, बी एप्सिलॉन माइनस पोटेंशियल ड्रॉप
आपका होता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद आपने क्या याद रखना है, साइलेंट अपॉन आर प्लस आर आपका, या फिर उसको दूसरी तरफ से लिखते हैं। अब साइलेंट इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर प्लस आर, ओम्स लॉ ही लिख रहे हैं हम, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और ये छोटा v इक्वल टू आई इंटू छोटा आर, बस ये तीन चीजें याद रख लो, बाकी सारा कुछ निकल आएगा, राइट। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्मिनल रेजिस्टेंस, अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया का रोल आता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी कम हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमने करा था ना पहले, जैसे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा जगह मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, राइट। तो वैसे भीड़ में नहीं जाएंगे, डिस्टेंस दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स में बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, राइट। वही बात है। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, जितना ज्यादा डिल्यूटेड होगा आराम से निकल जाएंगे, राइट। वही लेस आयनिक इलेक्ट्रोलाइट और हायर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, हायर द टेम्परेचर लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अभी हम आ चुके हैं। अभी यहाँ से आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है जो आपका इस चैप्टर में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके न्यूमेरिकल्स आपके थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं जो न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका वो हीट वाला जो कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर आएगा वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, right? तो देखो सबसे पहले रेजिस्टर्स कैन बी combined इन थ्री वेज, सीरीज, पैरेलल और दोनों में, दोनों को जोड़ के भी, ठीक है। सीरीज ये रहा, इसको हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज क्या है, एक के बाद एक, साथ साथ में, सारे साथ में लगे। ये आपकी बैटरी है, ठीक है, ये आपका स्विच है, इसको स्विच बोल देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। और ये आपका रेजिस्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टर रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये याद रखना। सीरीज में अगर लगे हैं तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज आप देखो कैसे पहचानोगे, ये ना बड़ी दिक्कत रहती है, बच्चों को पता नहीं चलता भी सीरीज कैसे। सबसे पहली बात, जो आपकी बैटरी है ना उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ा टर्मिनल होता है वो होता है पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल होता है नेगेटिव, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, देखो जैसे नेगेटिव मैं ऐसे याद रखता था, नेगेटिव एक डंडी होती है, पॉजिटिव ऐसा होता है, तो पॉजिटिव में दो डंडी मिला के बड़ी डंडी बन जाएगी, राइट। तो ऐसे मैंने याद रखा था, ये तो बड़ी डंडी है, छोटी डंडी, राइट। तो जो बड़ी डंडी होती है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव, और जो आपका करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में आता है, राइट। तो आपका करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब अगर आपका जो दो, जितने भी रेजिस्टर्स को आप देख रहे हो, अगर कोई भी दो रेजिस्टर्स में वो ही करंट फ्लो हो जाता है पूरे का पूरा, तो हम बोलते हैं दोनों क्या है, सीरीज में। यहाँ पे तीनों देखो, ये तीनों में करंट सेम रहेगा, राइट। इधर से आई करंट आया तो इधर भी आई जाएगा, इसमें से भी आई जाएगा, क्योंकि और कोई जगह नहीं है, इसमें से भी आई जाएगा। तो ये तीनों किस में है, सीरीज में। ठीक है, अगर करंट फ्लो आपका सेम है तीनों में तो क्या है, सीरीज में। तो आप सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जो वी बैटरी होगी आपकी वो क्या होगी, देखो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना तब तक आपका सेम चलता रहेगा वायर में, एक तरफ का सॉरी पोटेंशियल आपका सेम चलता रहेगा वायर में, जब तक उसको कोई रजिस्टर नहीं फेस करना पड़ रहा या फिर और कोई अप्लायंस नहीं फेस करना पड़ रहा। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी आया, वायर के बीच में कुछ नहीं आया, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कुछ नहीं आया, स्विच को भूल जाओ, स्विच भी कुछ नहीं होता, राइट। तो अगर यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलो V है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है V और नेगेटिव टर्मिनल का है 0। ऐसे कन्वेंशन होती है जब तक आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, राइट। तो अभी क्या करोगे आप, ये देखो आप यहाँ से इधर पॉजिटिव का है V, इधर है 0, तो अभी V को आगे आगे बढ़ाते जाओ, यहाँ तक V आ गया, यहाँ तक 0 आ गया। अभी यहाँ पे चेंज होने लग जाएगा, यहाँ पे V है लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे फिर 0। ठीक है, तो ये प्लस ये है जो आपका, ये पूरा V हो जाएगा, राइट।
तो वही है, वी बैटरी इक्वल टू वी ए डी इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी। ठीक है, जो आपका आई है करंट वो वही फ्लो करेगा जैसे अभी हमने बोला था सारी जगह पे। इन जनरल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में करोगे टोटल रेजिस्टेंस ऐसा आ जाता है, जितने भी सीरीज में हो गए सबको सीधा सीधा प्लस कर दो। अभी पैरेलल, ये आ गया पैरेलल वाला केस। पैरेलल क्या होंगे, अगर दो रेजिस्टर्स हैं उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, तो बोलेंगे पैरेलल में है वो। करंट उनमें वो सेम करंट नहीं फ्लो होगा, राइट। ऐसे हो सकता है भी दोनों में I/3 और I/3 फ्लो हो, जैसे यहाँ पे तीनों में ऐसा कुछ ही होगा, राइट। I/3 और I/3 फ्लो हो, लेकिन सेम नहीं ना हो रहा। यहाँ पे एक और करंट जाएगा, यहाँ पे और करंट जाएगा, यहाँ पे और जाएगा, बाद में सारे जाके मिल जाएंगे, लेकिन वही करंट तो नहीं सब में जा रहा, राइट। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर सेम है तो क्या है पैरेलल में। अगर आपका करंट सेम है तो क्या है सीरीज में। ये देखो यहाँ पे आपने V बनाया, यहाँ पे 0 बनाया, यहाँ तक V आया, यहाँ तक 0 आया। R1 का क्रॉस क्या है, यहाँ पे V, यहाँ पे 0। R1 का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V-0। R2 का क्रॉस कितना है, V-0। R3 का क्रॉस कितना है, V-0। तीनों में V-0 है, तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है पैरेलल में, और सब में करंट बढ़ जाएगा। पहले आई करंट आया, वहां पे जाके तीन उसके बाद करंट के पास रास्ते हो गए, तो तीनों रास्तों में चला जाएगा, राइट। पैरेलल केस में आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे बोलोगे, 1/RS, आर है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कैसे आ जाएगा, मान के चलो R1 R2 R3 मान के चलो तीनों 2 2 2 है, ठीक है। तो 1/RS आपका कितना आ गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, जो क्या आ गया 3/2। 1/RS कितना आ गया आपका 3/2। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस RS कितना आ गया 2/3 ओम। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, राइट। तो इन जनरल देखो, तो आई क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है। I1 क्या होगा आपका, वही V1/R1, है ना, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो इस रेजिस्टर में जितना करंट होगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और अपॉन R1 इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है। VAB क्या है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, राइट। अभी नोट देखो, इफ अ वायर इन अ वायर विदाउट रेजिस्टेंस पोटेंशियल विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, वही जैसे मैं बोल रहा था पोटेंशियल को भगा लो, राइट। करंट splits up where wire splits up, right. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, ये भी याद रखना। यहाँ पे फोर्थ आएगा पॉइंट, थर्ड आ गया, राइट। कॉम्बिनेशन, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये नोट का पॉइंट नहीं है, ये है आपका वो दूसरे वाला पॉइंट। जैसे अभी हम सेकंड पॉइंट पहुंचे थे ना, सेकंड इन पैरेलल वाला, वैसे थर्ड है कॉम्बिनेशन वाला। तो ये नोट वाले पॉइंट्स याद रखना, यहाँ से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए ये वाले चैप्टर में, राइट। तो इसकी जो प्रैक्टिस वीडियो आएगी वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना काफी ज्यादा। देखो कॉम्बिनेशन इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल, यहाँ पे देखो आपका करंट आ रहा था, है ना, यहाँ पे जाके स्प्लिट हो गया, तो क्या होगा, ये दोनों आपके पैरेलल में हो गए। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे जो पोटेंशियल अगर V है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे V होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तो दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो दोनों क्या है उसमें पैरेलल में। और दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में, क्योंकि अगर इधर से आई करंट आया तो वही तो आई यहाँ पे चलो स्प्लिट हो गया, लेकिन वही तो आई ही स्प्लिट हुआ है ना, तो यहाँ पे फिर से वही आई आ जाएगा। इसको अगर हम इक्विवेलेंट ऐसे लिखे, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या आ गया आपका आर कितना आ गया 6/5, राइट। आपका आर आ गया 6/5, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ऐसे ऐसे, ये क्या आ गया 6, ये क्या आ गया 6/5। तो आप इसी डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखो अभी ये दोनों सीरीज में हैं, तो ऐसे है। देखो अभी इनको इन्होंने सॉल्व कैसे करा है वही बात है। बोल आपको पूछ सकते हैं पेपर में टोटल डिस्टेंस निकालो इस डायग्राम का। कैसे निकालोगे, पहले तो जो पैरेलल वाले हैं उनका पहले आप इक्विवेलेंट निकालोगे। इक्विवेलेंट जिनका भी हमने निकाला था क्या आया था, साथ के साथ ऐसे सिंप्लीफाइड डायग्राम्स भी बनाते जाना। इक्विवेलेंट आया था 6/5, और ये है 6। अब इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में है तो 6 प्लस 6/5,
तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 36/5। ठीक है, ये देखो पहले इन्होंने इसका निकाला, बाद में ये आ गया, बाद में इनको प्लस कर दिया ये, राइट। ऐसे देखो ये अगला एग्जांपल है एक, इसमें क्या है, इन अ सर्किट शोन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इनके बीच में इक्विवेलेंट करना है। पहले आप देखो तीनों पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाइड करो। 3 3 3 क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, तो आपका कितना आ जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा 1, फिर 5, फिर इधर कितना है 1/4 + 1/6, राइट। ये कितना आ जाएगा, इसको इंटू 2 कर दो, इंटू 2 इंटू 3 कर दो, इंटू 3, 12, 5, तो आपका इधर कितना आ जाएगा 12/5, और अब इन तीनों को प्लस कर दो, आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे काफी ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस वाले वीडियो में, तो वो भी आप देख लेना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थ्योरी में एक आइडिया देना चाह रहा हूँ भी कैसे क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो देखो, फॉर टू resistors joined in series, the equivalent resistance is more than when they are joined in parallel। ठीक है, अगर आपने दो रेजिस्टर्स हैं, एक बार ये आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और एक बार आपने उनको सीरीज में करा था, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यहाँ के मुकाबले, है ना। आप देख सकते हो, आप कैलकुलेट भी करके देख लेना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना और आपको याद नहीं रहा तो करके देख लेना भी। अच्छा, अगर मैं 2 और 3 ओम रेजिस्टर्स को करूंगा तो सीरीज में कितना आ जाएगा 5, पैरेलल में कितना आ जाएगा 1/2 + 1/3, ये कितना आएगा 6/5, राइट। तो ये कम है ना इससे, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वही है, is more than when they are joined in parallel, therefore VI graph, the straight line obtained for series combination will have more slope than that of the parallel combination, है ना। ऐसे ज्यादा स्लोप होगी, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। ये देखो ये काफी बारी आता है, अभी आपको इधर वी एक्सेस दे दिया, यहाँ पे आपको आई एक्सेस दे दिया, अभी ऐसे दो बना दिया और आपको ये नहीं देंगे लिखा हुआ, आपको बोलेंगे बोलो ए और बी में से कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। ठीक है, तो वो आपने देखना है। वी आई ग्राफ का स्लोप, पहली बात तो क्या बताते हैं, वी आई ग्राफ का स्लोप बताते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होगा कॉम्बिनेशन का, और पैरेलल में कम होगा, तो आपका ए होगा सीरीज, बी होगा पैरेलल। अभी यहाँ पे ट्रिक भी थोड़ी सी खेल सकते हैं। ट्रिक क्या करेंगे, यहाँ पे आपको आई दे देंगे, यहाँ पे आपको वी दे देंगे। अभी ध्यान दो, यहाँ पे आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है, y/x होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है आपका i/v, जो कि क्या होता है 1/r, राइट। तो 1/r आ गया अभी यहाँ पे। तो ए वाला आपका हो जाएगा पैरेलल और बी वाला हो जाएगा आपका सीरीज में। ठीक है, क्योंकि सीरीज में आर ज्यादा होता है तो 1/r की वैल्यू होगी कम। तो ये हम आ गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर में। देखो हमें पता है V इक्वल टू W/Q होता था, तो W आपका कितना आ जाएगा VQ। ऑल्सो वी नो जो Q होता है IT होता है और V इक्वल टू IR होता है। देयरफॉर यूजिंग दीज वी कैन से, अगर WQV है और Q को पुट करो IT और V को पुट करो IR, और बाद में उसको आगे फिर से ऐसे कर दो, तो ये देखो ये आपका पूरे का पूरा ये इक्वेशन है वर्क की। ठीक है, आपको याद क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट इसको पीछे कर दो। आपने याद क्या करना है, जो ऊपर मैंने 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये यहाँ से ये नीचे वाले सारे आ जाएंगे। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, जूल, ऑब्वियस सी बात है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो पावर उसी हिसाब से ऊपर वाले सब में अपॉन टाइम अपॉन टाइम अपॉन टाइम करते रहो, ऐसा सारा कुछ आया रहेगा। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है पी इक्वल टू वी आई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स। डिफाइन ये होगा, ठीक है, रेट एट विच द एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, वोल्ट इंटू एम्पियर, राइट। वी आई है तो वोल्ट इंटू एम्पियर, या फिर जिसको हम बोलते हैं वॉट, जो है जूल पर सेकंड। 1 watt is the electrical power consumed when a 1 ampere flows through a circuit having a potential difference of 1 volt। ठीक है, 1 watt को क्या बोलेंगे, इतनी पावर जो कंज्यूम होती है
जब आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, राइट। यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? ऐसे यूनिट होता है जूल, जिसको वॉट सेकंड भी बोल सकते हैं, राइट। कमर्शियली यूज्ड क्या होते हैं? थोड़े से बड़े होते हैं, वॉट आर और किलो वॉट आर। वॉट आर क्या होगा? वॉट इंटू आर। आर को आप सेकंड्स में कर दो, राइट। अगर जूल में करना चाहते हो 1 जूल होता है वॉट सेकंड, राइट। अगर वॉट आ रहा है तो उसको सेकंड में करोगे तो क्या हो जाएगा? आर को सेकंड में करो तो आर सेकंड में कितना होता है? इतना। मैं 60 × 60। आर को पहले मिनट्स में करो 60 और उनको सेकंड में करो ऐसे। तो किलो वॉट आर इंटू 10⁻³ हो जाएगा। देखो अभी पावर रेटिंग, इफ इलेक्ट्रिकल सॉरी इफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 100 watt 220 volt, it means that if the bulb is lighted at 220 volt supply, the electric power consumed by it is 100 watt। अगर आपने कभी देखा होगा जो आपका बल्ब्स होते हैं उनमें ना काफी बार ऐसे रेटिंग लिखी होती है 100 watt 220 volt। तो यहाँ पे क्या क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप 220 volt पावर सप्लाई इसको दे रहे हो, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो 220 volt का, जो कि नॉर्मली हमारे घर पे इतना ही आता है, तो ये कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा? 100 watt को कंज्यूम करेगा, राइट। देखो फ्रॉम पावर रेटिंग वी कैन कैलकुलेट टू थिंग्स। सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पावर आपको पता है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना। कैसे? देखो P इक्वल टू वी आई है। V आपको दे दिया 220, पावर आपको पता है, यहाँ से आपका I आ जाएगा और V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे आपको V पता है, I पता है, तो R आ गया, राइट। और दूसरा आप क्या ढूंढ सकते हो? सेफ लिमिट ऑफ करंट विच कैन फ्लो थ्रू द अप्लायंस, है ना, वही तो अभी हमने निकाला था P इक्वल टू वी आई से, जो सेफ लिमिट है आपका करंट का। ये देखो इफ अ बल्ब इज रेटेड 100 watt 220 volt, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट व्हाइल ग्लोइंग इज। आप ऐसे सीधा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वैसे निकाला, ये देखो P इक्वल टू वी आई, राइट। और I को आप क्या कर दो? V ओवर आर। तो P क्या आ गया? V इंटू वी ओवर आर। तो R क्या आ गया आपका? V स्क्वायर ओवर आर। ऐसे भी तो कर सकते हो, पहले I निकाल लो, बाद में V इक्वल टू आई आर से R निकाल देना। The actual resistance of filament of a bulb when it is glowing, that is when it is when it is not glowing, that is when it is cold, is appreciably less than this value because the resistance of filament increases when its temperature increases, right। जैसे हमने हमें पता है भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, राइट। तो उस हिसाब से जब आपका बंद है बल्ब तो उसका रेजिस्टेंस काफी कम है उसके मुकाबले जब आपका ग्लो हो रहा है। तो द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब वाइल ग्लोइंग इज, आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना। पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो यहाँ से आ गया। अभी एक एग्जांपल, इफ अ बल्ब इज रेटेड ऐसा, इट कंज्यूम्स 100 watt पावर एट इतना, है ना, एंड रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट व्हाइल ग्लोइंग इज ऐसा, ये आ गया। नाउ इफ दिस बल्ब इज लाइटेड एट 110 volt, इट विल कंज्यूम पावर इक्वल टू, आपने पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस अभी चेंज नहीं ना होगा, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, और वहां से फिर आप निकालोगे पावर कितना होगा, राइट। तो पावर आप ऐसे निकाल सकते हो। बट इफ द सेम बल्ब इज lighted at 250 volt, it will consume power equal to ऐसा, राइट। देखो अभी हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? जो ऐसे हमारे घर पे बिल आते हैं ना, तो बिल कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं? वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर इनटू कॉस्ट पर किलोवाट आवर। हमारे जो मोस्टली आपने सुना होगा भी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 7 रुपए है, 9 रुपए है, राइट। हर रीजन के अलग अलग होता है। तो वो ही है, अगर आपने 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर आपने 10 यूनिट खपत करा है और 1 यूनिट का क्या था? 7 रुपए था, तो आपको कितने चार्ज आएगा? 70 रुपए। तो वही है बस, राइट। सिंपल सी बात है ये तो। ये देखो और नीचे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्या है। इफ एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ पावर 3 kilowatt is used for 2 hours each day, the electrical energy consumed by the electric power oven पर डे विल बी, एक दिन में फिर कितना कंज्यूम होगा? 3 किलोवाट, 3 इंटू 2 आवर, तो कितना आ गया? 6 किलोवाट आवर, राइट। वाइल द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ क्या हो जाएगा? इनको इसको इंटू 30 कर दो, एक दिन में इतना था, तो 30 कितना आ जाएगा? 180। और कॉस्ट मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी की है आपकी 4.5 पर किलोवाट आवर, तो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा? ऐसे
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 810 रुपये आपका खपत आएगा, राइट। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, इसको जूल्स लॉ भी बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे: द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर, H इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और द टाइम फॉर विच द करंट इज पास इन द वायर। ऐसा ये हमने कैसे निकाला? हीट भी एक काइंड ऑफ वर्क ही है ना, अगर देखा जाए तो। वर्क आपका क्या था? पहली बात तो क्यू वी, क्यू को पुट करो आई टी, तो आई टी वी, और अभी वी को पुट कर दो आई बाय आर, सॉरी आई आर, तो क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी, ये है, राइट। तो यहाँ से आया। तो लेकिन जब भी आपको हीटिंग इफेक्ट फाइंड करना होगा तो हम इसकी वजह से ही करते हैं, पोटेंशियल से नहीं रिलेट करते हैं, राइट, इसको। तो यही था भाई आज के लिए। हाँ, इस चैप्टर में काफी ज्यादा फॉर्मूलाज हैं। आपको इस चैप्टर, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में, वैसे तो सारी जगह फिजिक्स में होता है भी, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन इसमें तो काफी ज्यादा ही चाहिए, राइट। और अगर आपने इसको बार बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ये काफी आसान लगेगा चैप्टर, क्योंकि चैप्टर ये है आसान ही, राइट। अगर देखा जाए तो काफी आसान इसके क्वेश्चन आते हैं अगर आपने काफी बार प्रैक्टिस करा है, ठीक है। तो इसके हम प्रैक्टिस वीडियो डालेंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। काफी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के हम, जो इम्पोर्टेंट हैं, और काफी वैसे भी आपको कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।